छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। जैसा कि बीए ऑनर संस्कृत विषय में प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र के लिए काव्य, इतिहास और व्याकरण पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित है, इसमें इतिहास के अंतर्गत हम लोग पिछले कई दिनों से पुराण, पुराण का लक्षण, महापुराण, उपपुराण, पुराणों का संक्षिप्त परिचय, महाकाव्य, गद्य काव्य को अब तक पढ़ा है। आज हम लोग चंपू काव्य के विषय में पढ़ेंगे। चंपू काव्य। चंपू काव्य की क्या परिभाषा है? सर्वप्रथम इसके लक्षण को किसने हमें बताया? चंपू काव्य किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। चंपू काव्य उस काव्य का नाम है जिसमें गद्य और पद्य का संयुक्त रूप से प्रयोग होता है। चंपू काव्य का सर्वप्रथम लक्षण आचार्य दंडी ने हमें अपने ग्रंथ काव्यादर्श में बताया, जो इस प्रकार है। गद्य पद्यमयी काचित चंपूरित्यभिधीयते। और दूसरा इसका लक्षण आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में चंपू का इस प्रकार से दिया। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्यभिधीयते। अर्थात गद्य और पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। चंपू शब्द चुरादिगण की गत्यर्थक चपी चंप धातु से औणादिक उन प्रत्यय करने पर और ऊंआदेश करने पर बनता है। चंपयति अर्थात सहैव गमयति प्रयोजयति गद्य पद्ये इति चंपूः। अर्थात जिस रचना में गद्य और पद्य का सहयोग पूर्वक तथा समान भाव से प्रयोग किया जाता है उसे चंपू कहते हैं। हरिदास भट्टाचार्य ने चंपू शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की है। चमत्कृत्य पुनाति सहृदयान विस्मीकृत्य प्रसादयति इति चंपूः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार चंपू में शब्द चमत्कार और अर्थ प्रसाद गुण होना चाहिए। कुछ काव्य शास्त्रियों ने गद्य तथा पद्य के मिश्रित काव्य रूप को मिश्र काव्य कहा है। नाटक आदि दृश्य काव्य के रूप हैं तो चंपू मिश्र काव्य का रूप है। वैसे तो वासवदत्ता, कादंबरी, हर्षचरित आदि ग्रंथ आदि गद्य काव्यों में कहीं कहीं पद्यों का भी प्रयोग हुआ है, परंतु वे प्रधानतया गद्य में ही हैं। नीति कथाओं में भी गद्य और पद्य का एक साथ प्रयोग किया गया है, परंतु उनमें पद्यों का प्रयोग या तो कथा से प्राप्त होने वाली शिक्षा या किसी कथन की पुष्टि के लिए ही किया गया है, जबकि चंपू काव्य में इन पद्यों का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन से नहीं किया जाता है। वे कथानक के ही मुख्य भाग होते हैं। भोजराज ने चंपू काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा है कि इसमें गद्य और पद्य का वैसा ही सुंदर संबंध होता है जैसा संगीत में गान और वाद्य का। वे कहते हैं, गद्यानुबंध रसमिश्रित पद्य सूक्ति हृद्यापि वाद्य कलया कलितेव गीति। चंपू काव्य के उद्भव के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। वैदिक काल से ही गद्य पद्य का मिश्रित प्रयोग मिलता रहा है, होता रहा है।
अथर्ववेद में गद्य पद्य का मिश्रित प्रयोग है। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय, मैत्रायणी और काठक संहिताओं में भी गद्य पद्य का मिश्रण है। ऐत्रेय ब्राह्मण का हरिश्चंद्रोपाख्यान चंपू शैली की सभी विशेषताओं से युक्त है। अनेक उपनिषद भी गद्य पद्य में हैं। उसके पश्चात महाभारत पुराण, विशेष रूप से भागवत पुराण तथा बौद्ध जातक भी चंपू शैली में लिखे गए हैं। आर्यशूर की जातक माला तो चंपू काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिलालेखों में भी गद्य पद्य का मिश्रित प्रयोग मिलता है। चंपू काव्य का लक्षण सर्वप्रथम दंडी ने काव्यादर्श में दिया, जैसा कि मैंने आपको अभी पूर्व में बताया। इसलिए 700 ईस्वी से पूर्व कुछ चंपू काव्यों की रचना अवश्य हो चुकी थी, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू चंपू काव्य का प्रथम उदाहरण है। इसका दूसरा नाम दमयंती कथा भी है। इसकी रचना 900 ईस्वी के लगभग हुई होगी, क्योंकि त्रिविक्रम भट्ट राष्ट्रकूट के राजा इंद्रराज तृतीय के आश्रित कवि थे। इंद्रराज का 915 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें त्रिविक्रम भट्ट और इंद्रराज दोनों का ही उल्लेख है। इंद्रराज का जो शिलालेख है उसमें जो वो क्या कह रहे हैं वो इस प्रकार से है। श्री त्रिविक्रम भट्टेन नेमादित्यस्य सूनुना कृताशस्ता प्रशस्तेयम इंद्रराजांघ्रिसेविना। यह शिलालेख त्रिविक्रम भट्ट द्वारा ही लिखा गया है, इसलिए इनका समय 900 ईस्वी के लगभग ही होगा, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। नल चंपू के अतिरिक्त इन्होंने मदालसा चंपू नामक एक अन्य चंपू की रचना भी की, परंतु इसके विषय में विशेष रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। वैसे तो चंपू काव्यों की एक लंबी परंपरा रही है। अनेकों सैकड़ों चंपू काव्यों की रचना अब तक हो चुकी हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश अप्रकाशित ही हैं। अब आप लोगों के समक्ष कुछ मैं प्रमुख चंपू काव्यों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। उनमें से सर्वप्रथम है हरिश्चंद्रकृत जीवंधर चंपू। जीवंधर चंपू जैन कवि हरिश्चंद्र द्वारा 900 ईस्वी में लिखा गया। इसमें जैन मुनि जीवंधर के जीवन को लेकर इस ग्रंथ की, इस काव्य की रचना की गई है। दूसरा चंपू काव्य है जैन सोमदेव सूर्यकृत यशस तिलक चंपू। जैन कवि सोमदेव सूरी ने 959 ईस्वी में यशस तिलक चंपू की रचना की थी। ये राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण के समकालीन और उनके सामंत चालुक्य राजा अरिकेसरी तृतीय के आश्रित कवि थे। इस काव्य में 8 आश्वास है। अंतिम 3 आश्वास सामान्य जनों के लिए उपदेशात्मक है और उनका स्थान एक धार्मिक ग्रंथ के तुल्य है। यह कादंबरी के आदर्श पर लिखा गया है। इसमें भी कई जन्मों की कथाएं हैं। यह ग्रंथ जैन धर्म के प्रचारार्थ लिखा गया है। इसमें काव्य के 2 रूप सामने आते हैं, काव्यात्मक और सुभाषित प्रधान। अगला चंपू काव्य है भोजराजकृत रामायण चंपू।
रामायण चंपू 11वीं शताब्दी में भोजराज द्वारा लिखा गया। इसमें रामायण की कथा चंपू शैली में वर्णित है। यह किष्किंधा कांड तक ही भोजराज के द्वारा लिखा गया है और बाद में लक्ष्मण भट्ट ने युद्ध कांड को इसमें जोड़कर इसकी पूर्ति की। यह वैदर्भी रीति में लिखा गया है। इसकी भाषा सरल, सरस तथा कोमल पदावली से युक्त है। यह सर्वोत्तम चंपू ग्रंथों में से एक है। अगला है सोढ़ल। सोढ़ल ने उदय सुंदरी कथा नामक चंपू की रचना 1000 ईस्वी में कोंकण के राजा मुम्मुडी राज के आश्रय में की। मुम्मुडी राज के आश्रय में की। मुम्मुडी राज का 1060 ईस्वी का शिलालेख प्राप्त होता है। अगला चंपू काव्य है अनंत भट्ट कृत भारत चंपू। अनंत भट्ट के वैसे 2 चंपू काव्य प्राप्त होते हैं, भारत चंपू और भागवत चंपू। इनमें से इस समय भारत चंपू ही उपलब्ध है। यह 12 स्तंभकों में है। यह एक विशाल काय चंपू ग्रंथ है। इसमें महाभारत की कथा संक्षेप में प्रस्तुत की गई है। इसमें गद्य के साथ ही लगभग 1000 पद्य हैं, श्लोक हैं। यह ग्रंथ वैदर्भी शैली में लिखा गया है। इसकी विभाषा सरल, सरस और मनोहारी है। यह वीर रस का ग्रंथ है। अगला है रानी तिरुमलांबा कृत वरदाम्बिका परिणय चंपू। रानी तिरुमलांबा राजा अच्युत राय की पत्नी थीं। इनका राज्याभिषेक 1529 ईस्वी में हुआ था। इसमें लेखिका ने राजा अच्युत राय और रानी वरदाम्बिका के प्रेम और परिणय की कथा अत्यंत मनोहर शैली में वर्णन किया है। लेखिका ने वस्तुतः अपने ही प्रेम का, परिणय का वरदाम्बिका के नाम से सचित्र वर्णन किया है। लेखिका का समय 1529 से 1540 ईस्वी माना जाता है, क्योंकि इस समय ही उनके पति का राज्याभिषेक हुआ था। तो इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष कुछ प्रमुख चंपू काव्यों की चर्चा की। आप लोगों ने सुना, समझा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। पुनः अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।